सब ओके है। चलिए आज अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कल पिछले उसमें हम लोगों ने 24 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज अगला न्यूमेरिकल 25 बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला 25 में क्या है, चित्र के नेटवर्क की तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। सभी के पास बेटा कॉपी, पेन और किताब होनी चाहिए। 300 वोल्ट संभरण के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश व इसकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। टू 2.25 ये 2.25 में जो चित्र दिया गया है वो किस प्रकार से है उसको देखते हैं। फिगर ये एक संधारित्र है, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है। इसके बाद एक संधारित्र, एक कैपेसिटर इधर लगा है और ये है संभरण 300 वोल्ट का। इसको मान लो C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4। इस पर धारता है 100 पिको फैरड और इन दोनों पर 200 पिको फैरड। 200 पिको फैरड, इस पर भी 200 पिको फैरड और इस पर है 100 पिको फैरड। तो अब इसमें हमें ज्ञात ये करना है बेटा कि प्रत्येक संधारित्र का पहले तुल्य धारता ज्ञात करनी है और फिर इसके बाद प्रत्येक संधारित्र का आवेश व इसकी वोल्टता ज्ञात करनी है। तो देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दो संधारित्रों को सॉल्व करेंगे। चित्रानुसार 200 पिको फैरड व 200 पिको फैरड श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में हैं। तब इसके लिए C डैश मान लो 1/C डैश बराबर 1/200 अपॉन 1/200। तो 1/C डैश इक्वल टू 2/200 या आ जाएगा 1/100 यानी C डैश इक्वल टू 100 पिको फैरड। अब देखो यही सर्किट आपका अब यहाँ पर इस तरीके से वर्क करेगा। ये 100 पिको फैरड और यहाँ पर आ गया 100 पिको फैरड और इसके बाद यहाँ लगा है 100 पिको फैरड। ये हो जाएगा 300 वोल्ट। इनके सर्किट बना के सॉल्व करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 100 पिको फैरड, ये 100 पिको फैरड और ये 100 पिको फैरड। अब इसमें देखिए ये चूंकि पर्पस से अभी यहाँ से दूसरे सर्किट में जुड़ा है, अब ये दोनों एक साइड हैं तो ये दोनों इस समय समांतर क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे बेटा? समांतर क्रम में। तो देखिए नाउ 100 पिको फैरड या ऐसे लिख दें C1 व C डैश कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में, पैरेलल पोजीशन है इनकी। देन C डबल डैश इक्वल टू C1 प्लस C डैश। तो समांतर क्रम में इस तरीके से जुड़ जाएंगे 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 पिको फैरड। ठीक। अब इससे एक सर्किट, अब ये इन दोनों के स्थान पर एक कैपेसिटर आ गया C डबल डैश का और ये आपका C4 वाला लगा ही था। ये C4 वाला लगा है
ये स्थिति हो गई, यानी अब ये दोनों एक सीरीज में बन गए, सी डैश और C4 एक सीरीज बन जाएगी बेटा, एक सीरीज ए बी। ठीक है, अब ये सीरीज में हो गए। फिर नाउ सी डैश एंड C4 इज पैरेलल, समांतर क्रम में है। ध्यान देते जाएं सभी स्क्रीन पर। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी डैश की वैल्यू कितनी निकली 200 और इसकी निकली ये, तो यही आपका परिणामी होगा। तो 1/c इक्वल टू 1/200 अपॉन 1/100, इसका वैल्यू 100 है, 200 हो जाएगा एलसीएम, 1 + 2 यानी 3/200। तो यहाँ से सी इक्वल टू मिल जाएगा बेटा 200/3 पिको फैरड। ये आ जाएगी तुल्य धारता। इतना हो गया। इसके बाद अब इसमें आपको निकालना है 300 वोल्ट संभरण के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश व उनकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए प्रत्येक संधारित्र का आवेश, अब अपोजिट चलिए, ये श्रेणी क्रम में आवेश बेटा समान होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब इसकी टोटल धारता, अब मतलब एक यहाँ से जब आपने सॉल्व कर लिया तो आपको एक कैपेसिटर बचा C, ठीक, और इसकी तुल्य धारता है 200/3 पिको फैरड। ये हो गया। अब क्या है कि इस पर जो आवेश होगा वही इन दोनों पर आवेश होगा। ध्यान देना, इस पर जो आवेश होगा वही इन दोनों पर आवेश होगा। तो इसमें प्रत्येक पर आप संधारित्र का आवेश निकालना और उसकी वोल्टता निकालनी है। तो अब लिखेंगे समायोजन का कुल आवेश, Q इक्वल टू CV। तो Q इक्वल टू C का मान है 200/3 पिको फैरड 10⁻12 इंटू V, कितना संभरण लगाया गया है, ये 300 वोल्ट का। तो ये यहाँ से आ गया 100, 1 2 3 4, Q बराबर 2 × 10⁻⁻8 कूलम। ये टोटल हो गया। तो जो टोटल आवेश है इसका वही इन दोनों का, चूंकि ये श्रेणी क्रम से ही मिला है, ये ध्यान दें, ये श्रेणी क्रम से मिला, तो इसका जो आवेश होगा वही C डैश का होगा, वही C4 का होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ता C4 पर आवेश इक्वल टू 2 × इसको चाहे Q4 लिख लो, Q4 इक्वल टू 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो C4 पे बेटा हो गया ये Q4, ठीक है। और C डैश पर भी यही होगा। तो C डैश जो बना है, अब इसको दिमाग में लगाओ, C डैश किससे बना है, C डबल डैश किससे बना है, यहाँ डबल डैश होगा, C डबल डैश बना है इन दोनों से। किससे, इन दोनों से। तो समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो समान होता है और आवेश होता है भिन्न भिन्न होता है। तो इन पर क्या है 100 पिको फैरड 100 पिको फैरड। तो इसका अगर हमें वोल्टेज पता चल जाएगा तो इनके आवेश हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखो पहले इसका, ये दोनों लगे हैं 300 वोल्ट पर, तो इसका हम पहले वोल्टेज C4 पर विभवांतर, तो अब इसका देखो आवेश आ गया इतना, तो V बराबर Q/C, तो Q/C4, Q4/C4 2 × 10⁻⁻8 अपॉन C4 की वैल्यू जो है वो कितनी है 100 पिको फैरड। तो 100 × 10⁻⁻12। तो ये जब इसको बेटा सॉल्व करोगे तो नीचे बचेगा -10, ऊपर चला जाएगा
तो V इक्वल टू, देखो इसका 10 बचा माइनस का, और ये ऊपर जाएगा तो गायब हो जाएगा प्लस का, तो 200 वोल्ट V4 आ गया। 200 वोल्ट, ध्यान देना V4 यानी इस पर वोल्टेज 200 है, तब इस पर कितना हो जाएगा, इस प्रकार C डबल डैश पर वोल्टेज या विभवांतर बराबर 300 माइनस 200 इक्वल टू 100 वोल्ट। तो अब इस पर 100 हो गया। तब ध्यान देखो ये किसके किसके कारण मिला, इनके और इसके कारण, और ये दोनों समांतर क्रम में है, अतः C डैश व C1 पर विभवांतर बराबर 100 वोल्ट। तब इनका विभवांतर देखो 100 वोल्ट आ गया, C1 का 100 आ गया, और C डैश किससे बना था, इन दोनों से। ये बिल्कुल एक एक ध्यान देते जाओ। तो अब देखिए पहले C1 का भी यहाँ निकाल लीजिए। C1 पर आवेश विभवांतर आ ही गया, C1 पर आवेश Q1 बराबर C1, इसको V1 मान लेना। तो C1 की वैल्यू कितनी है, 100 पिको फैरड, 100 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू 100, तो 1 2 3 4, यानी कि Q1 बराबर आ गया 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। ये इस पर आवेश हो गया। ठीक, अब C डैश पर आवेश, C डैश पर जो आवेश होगा वही इन पर आवेश होगा, एक समान, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश कैसा होता है बेटा, समान। तो C डैश पर आवेश, C डैश पर आवेश, या हम यहीं लिख सकते हैं C2 व C3 पर आवेश। तो इसको लिख सकते हैं Q2 बराबर Q3 इक्वल टू C डैश। अब चूंकि इनके धारताएं जो समान है इसलिए लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से इसके लिए जो वैल्यू निकली C डैश की वैल्यू कितनी निकली, 100 पिको फैरड। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 100 इंटू 10 पावर माइनस, या ऐसे लिख दीजिए C डैश और V कितना, 100 इंटू 100, यानी कि 100 इंटू 10 पावर माइनस 12, और इंटू में इसकी वैल्यू है 100, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, इतना बन जाएगा। अब देखो Q2 किसके किसके मान आ गए, Q4 का आ गया, Q1 का आ गया, Q2 व Q3 के आ गए। अब हो गया सभी का। अब इसके बाद इनके आप विभवांतर भी इसका आ गया, देखो ये C4 का विभवांतर आ गया V4, ठीक, C1 का आ गया V1। अब हमें केवल इनके विभवांतर निकालने हैं, तो जब इनके आवेश समान हैं तो इनके विभवांतर भी समान होंगे। अब C2 व C3 के विभवांतर V2 बराबर V3 बराबर Q2 अपॉन C2 बराबर Q3 अपॉन C3। इसका है 10 की घात माइनस 8, और इसकी वैल्यू है 200 इंटू 10 पावर माइनस 12। तो ये बेटा ऊपर चली जाएगी, तो 10 की घात 4 बटे 200, या 2 और घातें कम कर दीजिए, तो 100 बटे 2 बराबर कितने वोल्ट, 50। तो देखो V1 बराबर, V1 इक्वल टू आया है 100 वोल्ट, V2 बराबर, V3 बराबर आया है 50 वोल्ट, और V4 बराबर आया है आपका 200 वोल्ट।
ठीक। इसी में आवेश Q1 बराबर, Q1 की जो वैल्यू आई है वो है 1 × 10⁻⁸ कूलाम। Q2 का भी और Q3 का भी मान यही है, Q2 का Q3 और Q4 की वैल्यू जो है वो 2 × 10⁻⁸ कूलाम। ये आंसर हो गए। इस तरीके से इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे। कहाँ पे श्रेणी क्रम में है? कहाँ कह रहा था यस, कहाँ श्रेणी क्रम में है बेटा? अच्छा ये ठीक, सॉरी, ये यहाँ पे श्रेणी क्रम, ठीक, शाबाश। ये यहाँ गलत लिख गया था, C" और C4 ये सीरीज में है, ठीक है, इसीलिए सॉल्यूशन सही है। बताओ बेटा, सबको समझ में आ गया? एक एक क्रम में सॉल्व करते चले जाएंगे तो अब सबको क्लियर हो गया होगा। बोलिए बच्चे। और बताएं, प्रांजल, नीरज कुमार, राबिन उमराव, निखिल यादव, पंकज कुशवाहा, गोविंद साहू, सबको क्लियर? बहुत अच्छे। इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल तब तक किताब में पढ़ें। 26 नंबर। देखिए, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 19 सेंटीमीटर² है, 90 सॉरी, तथा उनके बीच पृथक्कन 2.5 मिलीमीटर है। 400 वोल्ट संभरण में संधारित्र को आवेशित किया गया। संधारित्र कितना स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित करेगा? तो देखिए, आइए, 2.26 ये संधारित्र है जिनके बीच की दूरी मान लो d है। इनका प्रत्येक का क्षेत्रफल a, इस पर आवेश q, तो इस पर अगर प्लस q तो इस पर माइनस q। तो अब निकालना है, क्षेत्रफल दिया है a = 90 सेंटीमीटर², तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 90 × 10⁻⁴ मीटर²। आगे d = 2.5 mm, तो इसको लिख सकते हो बेटा 2.5 × 10⁻³ मीटर। इसके बाद संभरण संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है यानी V, उसकी वैल्यू है 400 वोल्ट। अब निकालना है नंबर 1, संधारित्र कितना स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें पहले इसकी धारिता निकाल लीजिए। संधारित्र की धारिता, तो धारिता जब बेटा निकालेंगे तो A∝0/d, A 90 × 10⁻⁴, ε0 का 8.85 × 10⁻12 d की वैल्यू 2.5 × 10⁻³ तो जब ये बेटा सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 32 पिकोफैराड आ जाएगी। अब इसमें ए नंबर पे आइए, संधारित्र में संचित ऊर्जा U = ½ CV²। हाफ C का मान है 32 × 10⁻12 इंटू V² यानी 400 का वर्ग,
तो 1/2 इंटू 10⁻12 इंटू 400, या इसको ऐसे 16 इंटू 10⁴ लिख दीजिए। तो जब यहाँ से आ जाएगा 16 का इसमें मल्टीपल होगा तो ये आ जाएगी वैल्यू 256 गुणा 10⁻12 और 10⁴, तो 10⁻8 जूल। ठीक है, या इसको 2.56 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद बी पार्ट में पूछा है, बी पार्ट में ये कह रहा है कि इस ऊर्जा को पट्टिकाओं के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र में संचित समझकर प्रति एकांक आयतन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र ई के परिणाम में और यू में संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले हमें जब एकांक आयतन में ऊर्जा निकालनी है तो संधारित्र का आयतन बेटा क्या होगा, पहले देखो, संधारित्र का आयतन बराबर हो जाएगा A इंटू डी। तो ये आ जाएगा 90 इंटू 10⁻⁴ और 2.5 इंटू 10⁻³ ये 225 गुणा 10⁻⁷ मीटर क्यूब। ये तो आयतन बन गया। इसके बाद इसमें उसने पूछा एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो ये ऊर्जा उसमें टोटल है, तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपॉन A इंटू डी। तो ये हो जाएगा 256 गुणा 10⁻⁸ बटे 225 गुणा 10⁻⁷। तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का एक बचेगा, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से 0.113 जूल प्रति मीटर क्यूब आ जाएगी। ये इसके बाद क्या उसने कहा, इसका संबंध ई और उसके रूप में बताइए। तो इसी में आगे हम अगर लिख लें, चूंकि स्मॉल यू बराबर यू अपॉन ए डी, तो यू का मान है हाफ CV² अपॉन ए इंटू डी, इसलिए V की जगह पर यहाँ पर E बराबर V अपॉन R होता है, E बराबर V अपॉन डी, सॉरी, इसके लिए यहाँ पे अगर चाहोगे तो E बराबर V अपॉन डी होगा इनके बीच में। तो देखो स्मॉल यू बराबर 1/2, ये इधर कर दीजिए 2 C, V की जगह पे लिखेंगे E² इंटू D², तो E² इंटू D² और बटे में AD, तो इससे की पावर एक कैंसिल हो जाएगी, तो यही मान आ जाएगा आपका CE² D अपॉन 2A। और अगर C की वैल्यू रख दें A∈0 अपॉन D, तो इसके स्थान पर A∈0 अपॉन D, और यहाँ हो जाएगा E² इंटू डी अपॉन इंटू में 2A। तो D से D ये कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, अर्थात U बराबर ½ ε0 E²। ये पदों ई के पदों में यहीं से निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ से C का मान रख दें, सब एक एक पुटअप करते चले जाइए, यहाँ लिख देना आगे V बराबर होता है E इंटू डी। इसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा सबको। विवान नीरज कुमार अमित सप्ताह, बताओ बेटा शशांक सचान, ये सवाल आ जाएगा, जल्दी करिए। चलो अगला पढ़िए।
देखिए 27, एक 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 200 वोल्ट संभरण से आवेशित किया जाता है, फिर संभरण से हटाकर उसे एक अन्य अनावेशित 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र से जोड़ा जाता है। पहले संधारित्र की कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मा अथवा ऊष्मा और वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ह्रास होगा? तो देखो, दूसरा अनावेशित है, पहला आवेशित है, तो कितने माइक्रोफैरड का है? 2.27। तो देखिए C1 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, और इसको कितने संभरण थे? V1 बराबर 200 वोल्ट से, ठीक। और फिर एक अनावेशित था 2 माइक्रोफैरड का, तो C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, ये अनावेशित है, तो इसका वोल्टेज 0 है, बिकॉज जब उस पर कोई चार्ज नहीं तो उसका वोल्टेज कैसा? शून्य। तो जब वोल्टेज बेटा शून्य है तब उसमें ऊर्जा ह्रास पूछा है, तो ऊर्जा 6 डेल्टा यू बराबर, इसका सूत्र होता है C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इसको बेटा लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइक्रो में ही दिए गए। इसके बाद C2 का 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे अपॉन में 2, इधर हो जाएगा 4 प्लस 2, बाहर आ जाएगा 10⁻⁻6, और यहाँ हो जाएगा 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एक इससे इसकी पावर कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2, ठीक है। डेल्टा यू बराबर 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6, और इधर आ जाएगा 200 इंटू 200। तो देखो डेल्टा यू बराबर 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, 4 ये प्लस की तो 10⁻⁻ का 1 बची 2, ठीक। अब आ जाएगा 6 8/3 गुणा 10 की घात माइनस 2 जूल, इसका भाग दे के निकाल दोगे तो ये इसकी वैल्यू 2.67 इंटू 10⁻⁻2 जूल, इतनी ऊर्जा हानि हो जाएगी। इसको तो ये फार्मूला बेस्ड सवाल है बेटा, इसको सभी सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। (28) 2.28, आइए दर्शाइए एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर बल का परिमाण 1/2 QE है। 1/2 QE है, जहाँ Q संधारित्र पर आवेश है और E पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र का परिणाम है। घटक 1/2 के मूल को भी समझाइए। देखो सिद्ध करना है कि F बराबर, ये प्रूव करना हम लोगों को, प्रूव F इक्वल टू हाफ Q इंटू E। ये है पट्टिका समांतर प्लेट, इनके बीच की दूरी है स्मॉल d, और प्रत्येक प्लेट पर उसने कहा बल 1/2 QE होना चाहिए। अब इसका जो आवेश है ये इस पर मान लो प्लस Q है और इस पर माइनस Q, तभी तो ये संधारित्र बनेगा। इसके बीच का, जब प्लेटों के बीच, जैसे इस पर प्लस इस पर माइनस, तो प्लेटों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो σ/ε0 होता है। और जब किसी प्लेट पर इसके कारण, जब इधर जैसे मान चलिए ये प्लेट है, इस पर प्लस चार्ज है, तो इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है σ/2ε0।
ये ध्यान रखना, बीच में E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब किसी प्लेट पर निकालें, जैसे इसके कारण दूसरी प्लेट आ गई यहाँ इस पर, तो इस पर विद्युत क्षेत्र होगा इसके कारण इस पर E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण इस पर, उस पर भी वही E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों बातें ध्यान रखिए, जैसे ये प्लेट है, इसके कारण यहाँ निकालना, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब बेटा यहाँ पर एक प्लेट रखी है, तो इसके कारण यहाँ कितना होगा, इसके कारण, तो E बराबर, ये प्लेट ऐसी है, इसके कारण भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बीच में याद रखिए कि दोनों के कारण जब बीच में, तो चूंकि अब इस पर चार्ज है यहाँ पे माइनस का, सॉरी इसका चार्ज माइनस का, तो माइनस के लिए जो डायरेक्शन होती है, प्लस की डायरेक्शन बाहर की ओर और माइनस की डायरेक्शन उधर की ओर। किसी कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ये समझ गए, इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर, ऐसे इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, तो जब यहाँ पर इस पर देखो वैद्युत क्षेत्र बेटा इतना है, तो इस पर जो बल लगेगा, इस पे प्लस क्यू आवेश है, तो इस पर जो बल लगेगा वो इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में होगा, ई के प्रभाव में, ठीक। तो जब बेटा ई के प्रभाव में ये वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इस पर हम ऐसे लिखेंगे, F बराबर क्यू ई, लिखेंगे कि नहीं, तो F बराबर क्यू ई इस पे लगेगा, तो यही हमारा मान यहाँ पे ये हो जाएगा। तब इस प्लेट पर बल, ठीक है, F बराबर, तब प्लेट पर बल F बराबर Q इंटू ई डैश, तो F इक्वल टू Q, तो Q रखिए, ई डैश की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो F बराबर है इसको ऐसे बना दो, 1/2 Q और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा सवाल में दिया गया है कि जो E है, E ये पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र का परिणाम है, किसका, पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र का परिणाम। तो जो पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है, चूंकि पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए F बराबर 1/2 क्यू ई, ये आ जाएगा। अब बता बेटा, इसमें नीरज, उमंग, प्रांजुल, विवान, अमित, उमंग यादव, राजकुमार, जितेंद्र कुमार, सब बताइए बच्चों, ये बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं। सबको क्लियर, बहुत अच्छे। इसमें एक कथन और दिया गया है कि उसने कहा 1/2 का महत्व क्या है, तो 1/2 का महत्व समझो, जैसे ये चालक है, प्लेट है, इस पर प्लस चार्ज एक समान रूप से है, तो इसके यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो यहाँ होता है पृष्ठ पर, वो हो गया E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और लेकिन भीतर, या E मान लो यहाँ E है और भीतर होता है 0,
तो अब इसका 1/2 का महत्व ये है कि इस पर जब औसत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज, तो औसत जो क्षेत्र होगा वो 0 + E/2 यानी कि हो जाएगा E/2। इसलिए यहाँ पर घटक 1/2 आता है। ठीक है, ध्यान रखिए, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 और उसके पृष्ठ पर E, तो जो एवरेज है तो 0 + E क्या लिखा जा सकता है, 1/2E। ठीक है, अगला सवाल, दो संकेंद्री गोली चालकों पर ये आवेशित गोली संधारित्र की धारता का एक सवाल है। देखो इसको भी बहुत ध्यान से समझें, पढ़ें सभी बच्चे। प्रश्न नंबर 29। 29 में क्या है बेटा, 29 2.29 ये क्या है, दो संकेंद्री गोली चालकों जिनको उपयुक्त विद्युत रोधी आलम्बों से किसी स्थिति में रोका गया है से मिलकर एक गोली संधारित्र बना है। दर्शाइए कि गोली संधारित्र की धारता, अब इसमें क्या प्रूव करना है आपको, C = 4 पाई ε0 R1 R2 अपॉन R1 - R2। ठीक, ये दिया, चित्र दिया गया है। चित्र में एक अंदर गोला है और एक बाहर गोला है, ऐसे गोली संधारित्र बन रहा है। तो समझ गए होंगे, इस पर जो चार्ज है वो माइनस का चार्ज है, तो जब इस पे चार्ज माइनस का है तो इस पे अपने आप गायब हो जाएगा प्लस का। गोली संधारित्र है तो अपोजिट आवेश रहेंगे। ये हो गया। इसकी ये बाहर वाला जो गोला है, ये इसकी त्रिज्या है R1 और अंदर वाले गोले की है R2। अंदर वाले गोले पर उसने चार्ज बताया है -Q और बाहर जो है उस पर चार्ज है +Q। ये और अब संधारित्र है, चूंकि इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, संधारित्र जो है इसको क्या करेंगे, एक प्लेट इसकी पृथ्वी से संबंधित रहती है तभी ये संधारित्र का वर्क होगा। पृथ्वी से बाहरी गोला पृथ्वी से संबंधित है तभी तो उसके बाहरी पृष्ठ का आवेश पृथ्वी में चला गया। समझ गए, तो इसको पृथ्वी से संबंधित करा दीजिए इस प्रकार से। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब नीचे दिया गया जहां R1 व R2 क्रमशः बाहरी तथा भीतरी गोलों की त्रिज्या है, यानी कि प्रश्न से जो R1 का मान है वो बड़ा है और R2 का मान छोटा है, R1 बाहरी गोले का। तो अब देखो इसमें सॉल्व करते हैं, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो बहुत साधारण सी बात है कि भीतरी गोले पर विभव ज्ञात करें स्वयं के कारण। पहले अंदर वाले गोले का विभव ज्ञात हो जाए, बाहर वाले गोले का विभव ज्ञात हो जाए, तो दोनों के बीच जो विभवांतर बनेगा उसी से हम इसकी धारता ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखें, ये बात ध्यान देना, स्वयं के आवेश के कारण गोले, छोटे गोला लिख देते, या इसको ऐसा करो A और B मान लेना, इसको A मान लो, इसको B। ठीक है, स्वयं के आवेश के कारण गोले A का विभव, तो जब बेटा गोले A का विभव निकालेंगे तो V1 बराबर 1/4 पाई ε0। अब इस पर आवेश है -Q, तो ये बन जाएगा -Q अपॉन इसकी जो त्रिज्या है वो R2, तो -Q अपॉन R2। ठीक, अब इसमें एक बात ध्यान देना, अब इस पे बाहर आवेश है +Q, तो इसके कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा,
तो गोले बी के आवेश के कारण हम निकालेंगे, गोले बी के आवेश के कारण गोले ए पर विभव। लिखेंगे किसके लिए, गोले बी के आवेश के कारण गोले ए पर विभव V2 बराबर, अब उस पर कितना आवेश है प्लस क्यू, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R1। अब गोले ए पर कुल विभव V = V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो जाएगा, अंदर आपका बचेगा Q और कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा माइनस 1/R2 प्लस 1/R1। तो इसमें चूंकि माइनस का है तो ऐसे सॉल्व कर दें, V = Q/4 एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ जाएगा एलसीएम तो बन जाएगा R1 R2, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा R1 - R2। नहीं, यहाँ से एक मिनट कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, तो 1/R1 - 1/R2 एक बार लिख लीजिए, Q/4 एप्सिलॉन नॉट, अब एलसीएम ले लो R1 R2, यहाँ पे आ जाएगा R2, यहाँ पे आ जाएगा R1, ठीक, ये R2 - R1 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया गोले ए का विभव, और गोला बी चूंकि पृथ्वी से जुड़ा है, गोला बी पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए गोले बी का विभव, जो पृथ्वी से जुड़ा हो उसकी विभव 0 हो जाती है, उसका पोटेंशियल शून्य हो जाता है, उसका पोटेंशियल कितना होता है बेटा, शून्य, तो VB बराबर हो गया 0। अब गोलीय संधारित्र का विभवांतर V बराबर VB - VA, यानी इस गोले विभवांतर निकालेंगे जब इसका, तो VB - VA हो जाएगा, और VB की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस, और VA की वैल्यू क्या है ये, तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आएगा R2 - R1/R1 R2। अब इस माइनस का अंदर आप गुणा कर दीजिए, तो माइनस का अंदर आप गुणा करेंगे तो V बराबर रिजल्ट मिलेगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट, अंदर इसकी वैल्यू हो जाएगी R1 - R2/R1 R2, ये माना जाएगा। अब गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V, तो अब इसमें जब इसका भाग लगाएंगे तो Q/V की वैल्यू Q/4 एप्सिलॉन नॉट R1 - R2/R1 R2,
तो Q से Q कैंसिल, अब ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 R2 बटे R1 माइनस R2, हेंस प्रूव्ड। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। बताओ बच्चों, सबको समझ में आ जाएगा ये? इसका स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद बताइए इसमें कोई समस्या हो। क्लियर हो जाएगा सबको? आ जाएगा। ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। गोली संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, बस वही सवाल है। अगर यहाँ पर निर्वात ना होकर यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो माध्यम में धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये हो जाएगा। चलिए, अब सभी को समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद अगले सवाल पर। अगला सवाल 2.30। देखिए 2.30 को पढ़ें सभी बच्चे फटाफट, जल्दी से। देखिए क्या है, एक गोली संधारित्र के भीतरी गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा बाहरी गोले की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। गोली बाहरी गोला भूसंपर्कित है तथा भीतरी गोले पर 2.5 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया। संकेंद्री गोलों के बीच के स्थान में 32 परावैद्युतांक का द्रव भरा, यानी 32। के इक्वल टू कितना है? 32। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, भीतरी गोले का विभव क्या है। इसके बाद पूछा गया है कि इस संधारित्र की धारिता की तुलना एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वियुक्त गोले की धारिता से कीजिए। व्याख्या कीजिए गोले की धारिता इतनी कम क्यों है। तो वो वियुक्त गोले का भी निकालें। वियुक्त का मतलब विलगित गोली का। ठीक, तो पहले इसकी जो वैल्यू दी गई है, अंदर वाले गोले की त्रिज्या, भीतरी गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और बाह्य गोले की त्रिज्या कितनी दी गई? 13 सेंटीमीटर। तो देखो बाहरी गोले के लिए बड़ा मान लेते हैं, तो R1 बराबर 13 सेंटीमीटर, R2 बराबर 12 सेंटीमीटर। 13 इंटू 10 पावर माइनस 2, 12 इंटू 10 पावर माइनस 2। और क्या दिया है? मीटर। अब क्या दिया गया है? Q का मान कितना दिया गया? Q की वैल्यू 2.5 माइक्रोकूलम, यानी 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। इसके बाद K इक्वल टू 32 दिया गया। K इक्वल टू कितना दिया? 32। तो K परावैद्युतांक हो गया 32। अब इस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? संधारित्र की धारिता अभी जस्ट सूत्र निकाला है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान 1 अपॉन आ जाएगा। सॉरी, K का मान दिया गया, इसकी वैल्यू
आ जाएगी 1/9 इंटू, चूंकि देखो 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, तो जब इसको पलट देंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक, के का मान 32, R1 13 इंटू 10⁻2, R2 12 इंटू 10⁻2 अपॉन R1 माइनस R2, यानी 13 माइनस 12 इंटू 10⁻2, एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, नीचे बचेगा 1। तो C बराबर 32 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 10⁻2 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। 3 से काट दीजिए, C बराबर 13 दूनी 26, 13 39 और 2 41 इंटू 4 इंटू ये जाएंगे ऊपर तो माइनस की 11/3, 4 का मल्टीपल कर दो 24, 6 और 16 इंटू 10⁻11/3। इससे इसमें जब बेटा भाग लगाओगे तो इसकी वैल्यू 5.5 के समथिंग, भाग लगा दीजिए 15, अब कितना आएगा, देखो एक बची, फिर 15, ठीक है, फिर कितनी बची, एक, अब इसमें आ जाएगा, ठीक, इंटू सम, फिर इसके बाद 3 चौको 12 पॉइंट आएगा, फिर इसके बाद कितना, तो 6 से होता चला जाएगा 10⁻11, इसको 2 अंक इधर भी स्थापित कर दीजिए तो 5.54 इंटू 10⁻9 कूलाम, ये आ जाएगा। इसके सॉरी फैरड, कूलाम नहीं फैरड। इसके बाद बेटा इसमें कहा कि अंदर के गोले का विभव, तो जो संधारित्र का विभवांतर है वही अंदर के गोले का विभव है, क्योंकि बाहर के गोले का विभव कैसा है, शून्य। तो देखो बी पार्ट, ये तो ए पार्ट था, ए, बी पार्ट, अंदर के गोले का विभव V बराबर Q/C, तो Q का मान 2.5 इंटू 10⁻6 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻9, तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो 4.5 इंटू 10⁻2 वोल्ट, ये आ जाएगा। इसके बाद सी पार्ट में कह रहा है कि अगर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई विलगित चालक हो, ठीक है, तो इसके लिए R बराबर अगर 12 सेंटीमीटर लिया जाए तो 12 इंटू 10⁻2 मीटर, तो इसके लिए यानी विलगित या वियुक्त लिख दीजिए, गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू ए होती है, R लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू R की है 12 इंटू 10⁻2, इसकी हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁻9। C बराबर 3 एकम 3, कितना बचेगा 1, 3 तिरका 9 हो जाए, फिर 9 9 9 9 ऐसे आता चला जाएगा इंटू 10⁻11 फैरेड, ये आ गया। अब इसने कहा कंपेयर करो, तो विलगित गोले की जो धारिता है वो संधारित्र की तुलना में अति अल्प है। अल्प ये इसलिए है क्योंकि इसका मान देखो 10⁻−9 है और इसकी वैल्यू जो है ये, बल्कि कोटि मान में अगर देखें बेटा तो इसके लिए वैल्यू 10⁻−8 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 10⁻11 है, ठीक, तो ये वैल्यू कैसी है, कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है, बहुत कम है वो वैल्यू 11 माइनस में, और इसकी वैल्यू जो कितनी है -8 हो जाएगी कोटि मान में। तो हम इसकी लिख सकते हैं
अति अल्प है क्योंकि बागोला भूसंपर्कित है। बागोला क्या है? भूसंपर्कित। और विभवांतर घटता है तथा धारता क्या हो जाती? बढ़ जाती है। ठीक है, तो विलगित गोली चालक जो माना जाता है वो एक दूसरा गोला कहाँ माना जाता है? अनंत पर। तो इसलिए इसकी वैल्यू कम आ जाती है। अगला देखो 31 नंबर। ये बताओ बेटा, सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना हो तो फटाफट कमेंट करिए। नीरज कुमार आ गया, बढ़िया। अब से बहुत अच्छे, नो प्रॉब्लम। निखिल यादव बहुत बढ़िया। चलिए, गोविंद साहू क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छे से पढ़ रहे बेटा। अब आइए 31, थोड़ा थ्योरेटिकल है, ध्यान से सभी बच्चे पढ़ें। एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर देते चलेंगे। देखिए, दो बड़े चालक जिन गोले जिन पर आवेश Q1 व Q2 है, जिन पर आवेश Q1 व Q2 है कैपिटल में, एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं, क्या इनके बीच स्थिर वैद्युत बल का परिणाम तथ्यता, यानी ये बताया F बराबर कैपिटल Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में R², ये हो जाएगा। द्वारा दर्शाया जाता है जहाँ R इनके केंद्रों के बीच की दूरी है। तो अब बताओ, अब चूंकि ये वैल्यू स्थिर बिंदु आवेशों के लिए है और इनको पास में लाया जा रहा है, ठीक है, तो जब पास में लाया जाएगा तो आवेश का वितरण जो होगा वो एक समान नहीं रहेगा। एक समान, ध्यान रखिए, आवेश का वितरण अगर एक समान नहीं रहेगा तो इस वैल्यू को हम वैध नहीं मान सकते, ये गलत हो जाएगा, वैध नहीं है। लिखोगे क्या है? ये मान वैध नहीं है, आवेशों के वितरण की वैल्यू जो होगी वो बदल जाएगी। ये केवल एक समान आवेशों के लिए माना जाएगा, वितरण जो होगा एक समान है तो वैध है, असमान है तो वैध नहीं है। दूसरा पार्ट, यदि कूलाम के नियम से 1/r³ निर्भरता का समावेश 1/r² के स्थान पर हो तो क्या गॉस का नियम अभी सत्य होगा? गॉस का नियम सत्य होगा नहीं। गॉस का नियम जो अवेलेबल होगा वो केवल 1/r² के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा? 1/r² के लिए। ठीक है, गॉस का नियम सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि गॉस का नियम केवल कूलाम के लिए सत्य है। तीसरा नंबर, स्थिर वैद्युत क्षेत्र विन्यास में एक छोटा परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर विराम में छोड़ा जाता है। छोटा परीक्षण आवेश स्थिर वैद्युत क्षेत्र विन्यास, क्या यह उस बिंदु से होकर जाने वाली क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा? तो बताओ बेटा, क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा? इसमें देखिए, क्षेत्र रेखाएं सीधी हैं, अगर सीधी हैं तब तो परीक्षण आवेश त्वरण की दिशा, परीक्षण आवेश के त्वरण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्राकार होंगी, वक्राकार, ध्यान रखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर वक्राकार होंगी तब परीक्षण आवेश की दिशा परिवर्तित नहीं होती तथा परीक्षण आवेश क्षेत्र के समान दिशा में नहीं होगा। याद रखिए, जैसे ऐसी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो इसमें परीक्षण आवेश आसानी से ऐसा चला जाएगा। और अगर ये ऐसे वक्राकार बन जाएंगे, ठीक, तो इसके मार्ग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ से जब स्पर्शी खींचेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी किसी भी बिंदु पर ऐसे, ठीक, तो इसके लिए मार्ग परिवर्तित हो जाएगा, समान दिशा में नहीं होगा।
तीसरा हो गया। 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वृत्तीय कक्षा पूरी करने में नाभिक के क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है? यदि कक्षा दीर्घवृत्ताकार हो तो क्या होगा? एक बात ध्यान रखें, मैंने बताया था कि अगर संरक्षी क्षेत्र है तो संरक्षी क्षेत्र में कार्य, याद रखिए, पथ पर निर्भर नहीं करता, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ये डी नंबर में, ये आप लोग लिख देंगे, संरक्षी क्षेत्र में कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। अगला पॉइंट, ई नंबर, हमें ज्ञात है कि आवेशित चालक के पृष्ठ के आर पार वैद्युत क्षेत्र असंतत है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, असंतत होता है। क्या वहां वैद्युत विभव असंतत होगा? नहीं होगा, असंतत नहीं। वी कैसा होगा? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली, ठीक है। ई अगर डिसकंटिन्यूअसली है तो वी कंटिन्यूअसली होगा, वो चूंकि वी कांस्टेंट रहता है। अगला नंबर एफ, एफ नंबर क्या है देखो, किसी एकल चालक की धारिता से आपका क्या अभिप्राय है? एकल चालक की धारिता से अभिप्राय, जैसे अभी यहाँ निकाला था, एकल चालक की धारिता, इसका मतलब दूसरा चालक कहाँ है? अनंत पर। कहाँ माना जाएगा? इनफाइनाइट पर। यानी कि एक अकेला चालक, उसके लिए उसकी वैल्यू दूसरे चालक को हम अनंत पर मानते हैं, द्वितीय चालक अनंत पर मान के गणना करते हैं। अगला, जल का एक संभावित उत्तर की कल्पना कीजिए कि पानी का परावैद्युतांक 80 और अभ्रक का परावैद्युतांक 6 से अधिक क्यों होता है? मतलब दोनों परावैद्युत पदार्थ हैं, तो इसने कहा कि एक पर 80 होता है और एक पर 6, तो ऐसा क्यों है? तो जल का परावैद्युतांक अभ्रक की परावैद्युतांक की तुलना में अधिक क्यों होता है? क्योंकि जल के अणुओं की संरचना असममित है, सिमेट्रिक नहीं है। जल के अणुओं की संरचना असममित है, सिमेट्रिक होती तो ये रिजल्ट सब में एक जैसे होते, क्योंकि किसी के अणुओं की संरचना अलग है, किसी के अलग है। तो जो जल के अणुओं की संरचना है वो सिमेट्रिक नहीं है, असममित है, इसलिए उसका परावैद्युतांक जो है वो अभ्रक की तुलना में कैसा है? अधिक है। ठीक, सिमेट्रिक होती तो फिर इनके परावैद्युतांक एक समान हो जाते। इसके बाद 32 नंबर, ये बताओ बेटा, सबको क्लियर हो गया? यस त्रिवेदी लिख रहा था नहीं, क्या नहीं? यस क्या लिखा था? नहीं। रविंद्र कुमार, रविंद्र उमराव, बहुत अच्छे, शाबाश। एक और सवाल कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो कल हो जाएगा। एक सवाल और कर लिया जाए। नीरज कुमार, यस जल्दी बताओ बेटा। जितेंद्र कुमार कह रहा नो सर, नीरज कह रहा नहीं, ज़्यादा हो गए। चलो फिर आज सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद कल जो शेष है उसको कल कर लेंगे। विवान आ गया पूरा समझ में। अब आपके बचेंगे 32, 33, 34, तो कल समाप्त हो जाएंगे 37 तक। ठीक है, पंकज कुशवाहा। चलिए टाइम हो गया, हमें भी क्लास में इन्वॉल्व होना है स्कूल की। ठीक है, अब रविंद्र कुमार रहने दो। चलिए अब कल फिर पढ़ते हैं।
चलिए आज के लिए सभी को गुड मॉर्निंग। सबका अच्छा दिन गुजरे, बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ाई करें, समझ गए। जितना हो उतना मेहनत करें, समय को बर्बाद ना करें। इस समय आईपीएल और उनमें समय नष्ट ना करें। सभी बच्चे, मेरा आग्रह है ये आप लोगों से कि मेहनत जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा मेहनत करो, तभी परीक्षा में अच्छे अंक